I want to wait to have kids until we figure out how Neuralink or other what's called brain computer interfaces, so other ways for brains to interlink with a computer. चलिए आज आपका एक भ्रम तोड़ते हैं, आपको ड्रीम लैंड से बाहर लाते हैं। मान लीजिए एक ऐसी दुनिया है जहां ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपना बायोलॉजिकल लिमिटेशन ब्रेक करने लगे। हम एक चिप के मदद से अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन स्काई फाई मूवीज जैसा पुश कर रहे हैं। अब कैलकुलेशंस, लॉजिकल कैपेबिलिटीज के लिए हार्ड वर्क नहीं, इस चिप को अपग्रेड करना है बस। कितना फैसिनेटिंग है ना। हो सकता है आप कुछ ऐसा एडवांस वर्ल्ड इमेजिन भी करते हो आने वाले 20-30 सालों में। पर अब चलिए इस ड्रीम वर्ल्ड में थोड़ा एग्जिस्टिंग लिमिटेड ह्यूमन लॉजिक लगाएं और बताइए, इस सो कॉल्ड एडवांस वर्ल्ड में अगर आप एक फाइनेंशियली वीक या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, तो अब इस फाइनेंशियल बैकग्राउंड को सुधारने का आपके पास क्या ऑप्शन है? आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, पर जिसके पास है रोकड़ा, उसका छोड़ा तो बस चिप अपग्रेड करके आपको बीट कर देगा। मेमोरी, रीजनिंग, सब में। आज आईफोन कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो सोचो वो बायोटेक्नोलॉजी कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये चिप 20 साल दूर नहीं है, आपके दरवाजे के बाहर ही है और बस कुंडी खड़काने ही वाली है। जून 2025, एक 28 ईयर ओल्ड बिलियनर अलेक्जेंडर वैंग एक पॉडकास्ट पे बैठे हैं और दुनिया को एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो शायद हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो कहते हैं, I want to wait to have kids until we figure out how Neuralink or other brain-computer interfaces start working. ये कोई रैंडम टेक ब्रो का फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड, थॉट थ्रू डिसीजन था, एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जिसके इम्प्लीकेशंस हमें, स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास को डायरेक्टली टच कर सकते हैं। वैंग कोई छोटा प्लेयर नहीं है। स्केल एआई, उसकी कंपनी $29 बिलियन की है। ये कंपनी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा प्रोवाइड करती है। बेसिकली चैट जीपीटी जैसे चीजें जो हम यूज करते हैं, उनका फूड वैंग की कंपनी सप्लाई करती है। और अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ने इन्हें हायर किया है मेटा की सुपर इंटेलिजेंस लैब लीड करने के लिए। मतलब वैंग लिटरली वो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो फ्यूचर में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब ये आदमी कहता है कि अपने बच्चों के दिमाग में चिप लगवाने का वेट कर रहा हूं, तो ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है। पहले समझो न्यूरालिंक क्या है। इलॉन मस्क की एक कंपनी है जो ब्रेन इम्प्लांट डिवाइसेस बनाती है। कॉइन जितना छोटा चिप जो स्कल के अंदर सर्जिकली फिट होता है। अल्ट्रा थिन थ्रेड्स ह्यूमन हेयर से 20 टाइम्स पतला ब्रेन टिश्यू में इंसर्ट होते हैं रोबोटिक सर्जरी के थ्रू। ये थ्रेड्स ब्रेन सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं और वायरलेसली कंप्यूटर्स को भेजते हैं। इससे एक इंसान सिर्फ सोच के डिवाइसेस कंट्रोल कर सकता है। करंटली FDA अप्रूव्ड सिर्फ पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए अंडर मेडिकल नेसेसिटी। अब वैंग का कोर आर्ग्यूमेंट एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन डिस्टर्बिंग भी है। वो कहते हैं ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लेकिन एआई वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है हर साल। तो अगर अपने बच्चों को फ्यूचर में रेलिवेंट रखना है, जब एआई सब कुछ बेटर कर रहा होगा, तो उन्हें एआई के साथ मर्ज करना पड़ेगा, और वो भी बचपन में, जल्दी से जल्दी। यहाँ साइंस एक्चुअली वैंग के फेवर में है।
बर्थ से लेकर 7 साल की एज तक ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, रैपिडली लर्निंग, अडेप्टिव, रीवायरिंग। एक्चुअल नंबर्स देखें तो बर्थ से एज 3 तक एक सिंगल न्यूरॉन में सिनेप्सिस कनेक्शंस 2500 से बढ़ के 15,000 हो जाते हैं। ये इनसेन ग्रोथ है। लेकिन एडोलेसेंस तक आते आते ब्रेन अननेसेसरी कनेक्शंस को प्रून करने लगता है, मतलब कट करने लगता है। ऑलमोस्ट 50% कनेक्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ब्रेन एफिशिएंट बनने के लिए ये करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लर्निंग कैपेसिटी पीक के बाद रिड्यूस हो जाती है। वैंग ने एक पावरफुल मेडिकल एनालॉजी दी। अगर किसी बच्चे को बर्थ से कैटरैक्ट है, आंखों में प्रॉब्लम है, और आप 8-9 साल बाद ऑपरेशन करते हो, तो आइज ठीक हो जाती है, बट ब्रेन कभी प्रॉपरली देखना नहीं सीख पाता, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स का क्रिटिकल पीरियड, वो विंडो जब ब्रेन विजन प्रोसेस करना सीखता है, क्लोज हो चुका होता है। सिमिलरली वैंग का कहना है, एडल्ट को न्यूरालिंक लगा दो तो वो सेकंड लैंग्वेज लर्नर जैसा है। कॉन्शियस एफर्ट लगता है सोचने में, ट्रांसलेट करना पड़ता है थॉट्स को कमांड्स में। बट अगर बच्चे को इम्प्लांट करो ड्यूरिंग ये 0 to 7 ईयर विंडो, तो थियोरेटिकली वो नेटिव स्पीकर बन जाता है। ब्रेन चिप को अपना नेचुरल एक्सटेंशन ट्रीट करेगा। जैसे तुम्हारा हाथ नेचुरल एक्सटेंशन है, वैसे ही। वैन का क्लेम है, ये बच्चे टेक्नोलॉजी को ऐसे क्रेजी वे में यूज करेंगे जो हम एडल्ट्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। एआई क्लाउड उनके दिमाग का इंट्रिंसिक पार्ट बन जाएगा, एक्सटर्नल टूल नहीं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल वर्ल्ड प्रूफ है। नोलैंड आरबर्ग जनवरी 2024 में न्यूरालिंक इम्प्लांट पाने वाले पहले ह्यूमन। डाइविंग एक्सीडेंट के बाद से क्वाड्रिप्लेजिक, नेक के पीछे पूरा बॉडी पैरालाइज्ड। Nolan Arbaugh. I'm 29 years old. About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4, C5. आज आरबर्ग अपने न्यूरालिंक डिवाइस को 10 घंटे डेली यूज करते हैं, सिर्फ दिमाग से, कोई हाथ मूवमेंट नहीं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट ब्राउज करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। आरबर्ग ने न्यूरो साइंस डिग्री परस्यू करने के लिए कम्युनिटी कॉलेज में री एनरोल भी कर लिया है। उनकी प्रोडक्टिविटी, इंडिपेंडेंस वापस आ गई है, प्योरली थ्रू थॉट कंट्रोल। बट ये मैजिक नहीं है, ये मशीन लर्निंग है। सीएस पर्सपेक्टिव से देखो, न्यूरालिंक की N1 चिप 1024 चैनल से साइमल्टेनियसली ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड करती है। सैम्पलिंग रेट 20,000 हर्ट्ज। रॉ न्यूरल डेटा बहुत नॉइजी होता है, तो पहले स्पाइक डिटेक्शन एल्गोरिथम फिल्टर करता है, क्लीन सिग्नल्स एक्सट्रैक्ट करता है। फिर सुपरवाइज लर्निंग मॉडल ट्रेन्ड ऑन आरबर्ग के हंड्रेड्स ऑफ आवर्स के ब्रेन डेटा डिकोड करता है। लाइक ये स्पेसिफिक फायरिंग पैटर्न, मतलब कर्सर राइट मूव करना चाहता है। आरबर्ग ने 8 बिट्स पर सेकेंड अचीव किया, फास्टेस्ट BCI कर्सर कंट्रोल ऑन रिकॉर्ड। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एवरेज ह्यूमन टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है, जो रफली 30-40 बिट्स पर सेकेंड होता है। मतलब न्यूरालिंक अभी ह्यूमन टाइपिंग से 4 to 5 टाइम्स स्लोअर है। इम्प्रेसिव फॉर पैरालिसिस पेशेंट, बट नॉट सुपर ह्यूमन येट। और एक क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट, आपके ब्रेन का फायरिंग पैटर्न यूनिक है, फिंगरप्रिंट जैसा। किसी और का ट्रेन्ड मॉडल तुम पे काम नहीं करेगा। हर पेशेंट को डिवाइस कैलिब्रेट करना पड़ता है, वीक्स तक रिपीटेडली सेम थॉट थिंक करके, जिससे ML मॉडल उनके स्पेसिफिक ब्रेन पैटर्न सीख सके। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर ये एडल्ट्स पे काम कर रहा है तो बच्चों पे क्या इशू है? यहाँ पे एक मैसिव प्रॉब्लम है जो वैंग अपने प्लान में कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। नोलैंड आर्बर्ग के सर्जरी के 1 महीने बाद समथिंग वेंट रॉन्ग। 85% थ्रेड्स
वो अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोड्स जो ब्रेन में इम्प्लांट किए गए थे रिट्रैक्ट हो गए, मतलब ब्रेन टिश्यू से बाहर निकल गए। आर्वक खुद बताते हैं उनका ब्रेन स्कल के अंदर एक्सपेक्टेड से 3 टाइम्स ज्यादा मूव कर रहा था। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन कोई सॉलिड फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेलेटिनस है, जेली जैसा। हार्ट बीट के साथ, ब्रीदिंग के साथ ब्रेन नेचुरली मूव करता है स्कल के अंदर। बट न्यूरालिंक का N1 डिवाइस वो स्कल बोन पे रिजिडली अटैच्ड है। थ्रेड्स फ्लेक्सिबल हैं बट एंकर पॉइंट रिजिड है, मैकेनिकल मिसमैच है। और पता है क्या, न्यूरालिंक ने करेक्टिव सर्जरी नहीं की। इंस्टेड उन्होंने रिकॉर्डिंग एल्गोरिदम को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। जो रिमेनिंग 15% थ्रेड है ना, उनसे बेटर सिग्नल कैप्चर करने लगे। आर्वक की फंक्शनैलिटी रिस्टोर तो हो गई, इवन इम्प्रूव, बट हार्डवेयर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एल्गोरिदम ने वॉक अराउंड फाइंड किया, फिक्स नहीं। अब सोचो, अगर स्टेबल एडल्ट ब्रेन में थ्रेड्स रिट्रैक्ट हो रहे हैं तो रैपिडली ग्रोइंग चाइल्ड के ब्रेन में क्या होगा? फैक्ट्स देखो, फर्स्ट 2 इयर्स में ब्रेन अपने एडल्ट साइज का 80 to 95% अचीव कर लेता है। ये इंसेन ग्रोथ रेट है। मतलब अगर इन्फेंट को इम्प्लांट करोगे, थ्रेड्स ब्रेन ग्रोथ के साथ इधर पुल आउट हो जाएंगे या ब्रेन टिश्यू को डैमेज करेंगे एज स्कल एक्सपैंड्स। रिपीटेड सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, इन्फेक्शन रिस्क बढ़ेगा, उससे ट्रॉमा रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और कॉस्ट समवेयर एस्टिमेटेड अराउंड $10,000 to $50,000 तक है पर सर्जरी। इंडियन रुपीस में 9 लाख से 42 लाख तक। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीस पर ईयर है। मतलब एक न्यूरालिंक सर्जरी इंडिया की एवरेज एनुअल इनकम से 20 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। वैंग की प्लान बायोलॉजिकली प्रीमेच्योर है और इकोनॉमिकली इंडिया के लिए ये साइंस फिक्शन से ज्यादा डिस्टोपियन फिक्शन लगता है। कोटा, राजस्थान का एक सिटी जहां हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट जेई और नीट क्रैक करने के लिए आते हैं। ये स्टूडेंट्स 12-14 घंटा डेली पढ़ते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर, कट थ्रोट कंपटीशन और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन स्काई हाई। 2023 में 32 स्टूडेंट्स सुसाइड्स इन कोटा। 30 to 35% स्टूडेंट एक्सपीरियंस सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर। कोचिंग इंडस्ट्री बिलियंस जनरेट करती है हर साल। पेरेंट्स एंसेंट्रल प्रॉपर्टी बेच देते हैं फीस पे करने के लिए, क्योंकि बिलीफ ये है एजुकेशन इज द लैडर, हार्ड वर्क प्लस कोचिंग इक्वल्स सक्सेस। लेकिन अब इमेजिन करो 5-10 साल बाद अगर BCIs मार्केट में आ जाते हैं तो ये इक्वेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। शर्मा जी का बेटा अब सिर्फ ज्यादा पढ़ाई नहीं करेगा, वो लिटरली एनहांस्ड प्रोसेसिंग पावर के साथ compete करेगा। इंडियन पेरेंट्स जो ऑलरेडी लाख स्पेंड करते हैं कोचिंग पे, उनके लिए BCI क्या होगा? द अल्टीमेट चीट कोड, द नॉन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट। अगर नेबर के बच्चे के पास चिप है और तुम्हारे बच्चे के पास नहीं, तो तुम्हारा बच्चा पहले से ही रेस हार चुका है। और यहाँ इंडिया का सबसे डार्क इम्प्लीकेशन आता है। 99.9% इंडियन पॉपुलेशन के लिए यह टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल ही नहीं है। हमें 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम अभी तक डिसमेंटल नहीं हो पाया है। लेकिन BCI ये एक नया कास्ट सिस्टम क्रिएट कर सकती है, बायोलॉजिकल कास्ट सिस्टम। अपर टायर में AI नेटिव चिल्ड्रन, एनहांस्ड प्रोसेसिंग, मशीन स्पीड थिंकिंग, और लोअर टायर में अनएनहांस्ड ह्यूमंस, बायोलॉजिकल लिमिटेशंस, हार्ड वर्क जो सडनली इररेलेवेंट हो गया। लेकिन एक आयरॉनिक पॉसिबिलिटी भी है। इंडिया ग्लोबल हब है कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी का। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी इंडिया में अराउंड $7,000 में होती है, US के कंपैरिजन में फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। इंडिया बन सकता है इन्हांसमेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन। लेकिन शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई ये है
इंडिया में करंटली कोई लॉ नहीं है जो तुम्हारे ब्रेन डेटा को प्रोटेक्ट करे। 2023 में इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। ये इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है और ये पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक्ट न्यूरल डेटा को एक्सप्लिसिटली सेंसिटिव कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करता। ब्रेन वेव्स, कॉग्निटिव पैटर्न्स, सबकॉन्शियस रिएक्शंस, न्यूरल सिग्नल्स, ये सब टेक्निकली पर्सनल डेटा हो सकते हैं बट ऑटोमेटिकली सेंसिटिव पर्सनल डेटा नहीं। और सेंसिटिव क्लासिफिकेशन मैटर क्यों करता है? क्योंकि सेंसिटिव डेटा को हायर प्रोटेक्शन मिलता है, एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट, स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। और एक मैसिव प्रॉब्लम, चिल्ड्रन के केस में पेरेंट कॉन्सेंट देते हैं। डीपीडीपी एक्ट के अंदर अगर 0 to 7 इयर्स का बच्चा है, वैंग की टारगेट विंडो, तो वो खुद कॉन्सेंट नहीं दे सकता, पेरेंट साइन कर देंगे। पेरेंट डिस्परेटली चाहते हैं कि उनका बच्चा अपग्रेडेड हो तो कॉन्सेंट दे देंगे, बट बच्चे का क्या? उसका राइट टू कॉग्निटिव लिबर्टी, अपने थॉट्स पे ओनरशिप, साइन अवे हो जाता है बिफोर वो बोलना भी सीखे। चिली 2021 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर चुका है। मेंटल इंटीग्रिटी और न्यूरो डेटा को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री यूएसए में माइंड एक्ट 2025 प्रपोज हुई है स्पेसिफिकली न्यूरल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या न्यूरालिंक प्योरेबल है? क्या बीसीआई टेक्नोलॉजी फंडामेंटली प्रॉब्लमेटिक है? जवाब इतना सिंपल नहीं है। देखो, आर्बर्ग जैसे पेशेंट के लिए न्यूरालिंक लाइफ चेंजिंग है। उन्हें इंडिपेंडेंस वापस मिली, पोटेंशियल एप्लीकेशंस फिनोमिनल है। ये जेन्युइन मेडिकल मिरेकल है। ये टेक्नोलॉजी को डेमोनाइज करना रॉन्ग है। प्रॉब्लम कहाँ है? मेडिकल नेसेसिटी वर्सेस इलेक्टिव एनहांसमेंट में। आर्बर्ग के लिए पैरेललाइज्ड लाइफ वर्सेस डिजिटल ऑटोनोमी, बेनिफिट क्लियरली आउटवेज रिस्क। हेल्दी बच्चे के लिए रिस्की है। और वैंग का टाइमलाइन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है नियर फ्यूचर में। टेक्नोलॉजी आने से पहले इंडिया को प्रिपेयर करना होगा। पहला, लीगल फ्रेमवर्क, न्यूरल डेटा को एक्सप्लिसिटली सेंसिटिव पर्सनल डेटा डिक्लेयर करो डीपीडीपी एक्ट में। कॉग्निटिव लिबर्टी, राइट टू मेंटल प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करो। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, ये कन्वर्सेशन अभी स्टार्ट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अराइव होने का वेट मत करो। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कब आएगी, क्वेश्चन ये है जब आएगी तो क्या हम एज अ सोसाइटी तैयार होंगे? क्या हमने लॉज बनाए होंगे? क्या हमने डिसाइड किया होगा कि कौन से एनहांसमेंट्स एथिकल हैं और कौन से लाइन क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने ये डिसीजंस नहीं लिए टाइम रहते तो डिसीजन हम पर इम्पोज हो जाएंगे। और तब शर्मा जी का बेटा सिर्फ ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, वो लिटरली ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर के साथ compete करेगा। हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो बात करो, शेयर करो ये डिस्कशन, क्योंकि फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रिविलेज ये नहीं होगा कि तुम्हारे पास बस पैसा है। प्रिविलेज ये भी होगा कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे अपने हैं।